गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डेट एनिमल्स के हार्ट के स्ट्रक्चर एंड इनकी फिजियोलॉजी। आज इसी सीरीज़ में हम पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हार्ट ऑफ रैबिट या ओरिक्टोलेगस, अर्थात खरगोश के हृदय की संरचना और कार्यप्रणाली का आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप सब जानते हैं खरगोश एक मैमेलिया क्लास में आने वाला जंतु है, अर्थात इनमें मैमेलियन हार्ट का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अतः आप इसे ह्यूमन हार्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं। सामान्यतः रैबिट और ह्यूमन हार्ट में यह समानताएं देखने को नहीं मिलती है, अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि रैबिट और ह्यूमन का हार्ट लगभग सेम या समान होता है। तो रैबिट के हार्ट की स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी को हम पढ़ेंगे तो हमें ह्यूमन हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में भी ज्ञान हो जाएगा। हम बात करते हैं रैबिट के हार्ट की, तो सबसे पहले रैबिट के हार्ट की पोजीशन की बात करते हैं। तो रैबिट का हार्ट थोरेसिक कैविटी में वेंट्रल सरफेस पे उपस्थित होता है, अर्थात वक्षीय गुहा में अधर सतह पर इनका हृदय उपस्थित होता है, जो कि एक विशेष प्रकार की कैविटी जिसे हृदयावरणी गुहा कहते हैं या पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। इस पेरिकार्डियल कैविटी में यह उपस्थित होता है। पेरिकार्डियल कैविटी की बात करें तो ये दो लेयर से घिरी रहती है। बाह्य या आउटर लेयर को पेराइटल लेयर कहते हैं और इनर लेयर को विसरल लेयर कहते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी में एक वाटरी सब्सटेंसेज फ्लूइड भरा रहता है, जो कि हृदय की विभिन्न प्रकार की चोटों, रगड़ आदि से प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है या सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो हृदयावरणी गुहा में हृदयावरणी तरल भरा रहता है, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इसकी सहायता से ये हृदय को विभिन्न प्रकार की मैकेनिकल स्ट्रोक्स या हीट स्ट्रोक या केमिकल स्ट्रोक से बचाने का कार्य करता है। हम बात करें रैबिट के हृदय की संरचना की, तो यहाँ मैंने दो फिगर मेंशन किए हैं। एक रैबिट के हृदय की डोर्सल व्यू को दर्शा रहा है और एक हार्ट ऑफ रैबिट के इंटरनल स्ट्रक्चर को दर्शा रहा है। अर्थात हम सबसे पहले बात करें डोर्सल व्यू की, तो रैबिट का हार्ट एक 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जो कि डेवलप्ड हार्ट होता है। तो ये चतुर्कक्षीय हृदय होता है, जिनमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। साइनस विनोसस यहाँ देखने को नहीं मिलती है। साइनस विनोसस जिसे हम सिराकोटर कहते हैं, सिराकोटर हम अन्य जंतुओं में देखते थे, जैसे एम्फीबियंस के हार्ट में हमें देखने को मिली थी, रेप्टाइल्स के हार्ट में हमें देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ सिराकोटर दाएं आलिंद में विलीन हो जाती है। अर्थात साइनस विनोसस जो एक अस्थायी संरचना या सहायक संरचना एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में हमें देखने को मिलती थी, वो यहाँ नहीं मिलती है और साइनस विनोसस राइट ओरिकल में ही विलीन हो जाती है। अतः आप कह सकते हैं कि यहाँ रैबिट में एक कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, जिनमें 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। अर्थात इस प्रकार के हृदय में कहीं भी रक्त का मिश्रण नहीं होता है। 2 आलिंद और 2 नीले स्पष्ट रूप से अंतरा आलिंद पट और अंतरा नीले पट से विभाजित रहते हैं। चतुर्कक्षीय हृदय होने के साथ साथ इनमें दोहरा परिसंचरण देखने को मिलता है, अर्थात कंप्लीट रूप से डबल सर्कुलेशन इनमें देखने को मिलता है। अर्थात प्योर और इम्प्योर ब्लड हार्ट के अलग अलग पार्ट में फ्लो करता है। तो आप कह सकते हैं कि इनमें दोहरा परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। हम बात करें रैबिट के हार्ट की, तो सबसे पहले रैबिट के हार्ट का डोर्सल व्यू या पृष्ठीय फिगर देखते हैं। इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा,
लेफ्ट ओरिकल और ये राइट ओरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। इन चारों कक्षों में आपको एक विशेष प्रकार का शेप देखने को मिल रहा होगा। जैसे हम बात करें लेफ्ट ओरिकल की, तो लेफ्ट ओरिकल यहाँ छोटा है जबकि राइट ओरिकल बड़ा है। लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ बड़ा है और राइट वेंट्रिकल यहाँ छोटा है। ये दोनों आपस में छोटे होते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल के सामने जो राइट ओरिकल होता है ये दोनों आपस में छोटे होते हैं। तो एक क्रॉस से आप याद रख सकते हैं कि राइट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आकार में बड़े होते हैं और लेफ्ट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल आकार में छोटे होते हैं। कारण स्पष्ट है कि दोनों आलिंदों के मध्य जो अंतरा सेप्टम हल्का सा लेफ्ट ओरिकल की तरफ टिल्टेड रहता है, जिनके कारण लेफ्ट ओरिकल की साइज कम होती है और राइट ओरिकल की साइज अधिक होती है। ऐसा ही इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में हमें देखने को मिलता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हल्का सा राइट वेंट्रिकल की तरफ टिल्टेड रहता है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल तो बड़ा होता है और राइट वेंट्रिकल छोटा होता है। इसके अलावा हम डोर्सल व्यू की बात करें तो डोर्सल व्यू में आपको प्रीकेवा दिखाई दे रही होगी। ये लेफ्ट प्रीकेवा है अर्थात बाईं अग्र महाशिरा है, जिसे सुपीरियर वीना केवा भी आप कह सकते हैं। ऐसे ही एक पोस्टीरियर या इंफीरियर वीना केवा भी होती है जो आपको वेंट्रल व्यू में या इंटरनल स्ट्रक्चर में दिखाई देगी। यहाँ आपको इंफीरियर वेना केवा या पश्च महाशिरा दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ केवल आपको अग्र महाशिराएं दिखाई देती है। ये देखो, ये लेफ्ट प्रीकेवा है जिसे सुपीरियर वीना केवा भी कह सकते हैं अर्थात बाईं अग्र महाशिरा है, और ये इधर राइट प्रीकेवा आपको दिखाई दे रही होगी जो कि दाईं अग्र महाशिरा है। तो ये अग्र महाशिराएं होती है दो और एक होती है पश्च महाशिरा जिसे इंफीरियर वीना केवा भी हम कहते हैं। ये आपके डोर्सल व्यू में दिखाई नहीं दे रही होगी, इसके जस्ट पीछे की तरफ ये स्थित होती है। इनके अलावा हम बात करें डोर्सल व्यू की तो डोर्सल व्यू में आपको दो स्पष्ट रूप से संरचनाएं दिखाई दे रही होगी। ये वाली जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, ये वाला जो बड़ी सी आर्क नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये आर्क कैरोटिक सिस्टेमिक आर्क है जिसे हम ग्रीवादेहिक धमनी चाप कहते हैं। ग्रीवादेहिक धमनी चाप ये वाला है पूरा, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें अलग अलग ब्रांचेज होती है, लगभग 4 ब्रांचेज इसमें देखने को मिलती है, जिनमें 2 सब क्लेवियन होती है और 2 कॉमन कैरोटिड होती है, जिनमें राइट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड होती है। राइट सब क्लेवियन और लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी हमें देखने को मिलती है। अर्थात जो ये कैरोटिक सिस्टेमिक आर्क होता है जिसे हम ग्रीवादेहिक धमनी चाप कहते हैं, ये आगे चलकर 4 शाखाओं में विभाजित हो जाता है और ये 4 शाखाएं अलग अलग धमनियों के रूप में इनमें उपस्थित होती है, जिनमें 2 सब क्लेवियन आर्टरी होती है और 2 कॉमन कैरोटिड आर्टरी देखने को हमें मिलती है। तो ये जो आर्क आपको दिखाई दे रहा है जिसे कैरोटिक सिस्टेमिक आर्क कहते हैं, ये इसके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है जो कि शरीर के विभिन्न भागों में रक्त सप्लाई करने का कार्य करता है। ऐसे ही राइट वेंट्रिकल से भी एक आर्क निकलती है जिसे हम पल्मोनरी आर्क कहते हैं। ये पल्मोनरी आर्क फेफड़े में अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है। अर्थात राइट वेंट्रिकल से जो इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसको दोनों लंग्स में ले जाने के लिए पल्मोनरी आर्क आगे चलकर 2 आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। एक राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है, एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है। इनकी सहायता से ये राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर या अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाने का कार्य करता है। तो यहाँ आपको राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी दिखाई दे रही होगी। इनके अलावा कैरोटिक सिस्टेमिक आर्क दिखाई दे रहा होगा, राइट प्रीकेवा लेफ्ट प्रीकेवा दिखाई दे रही होगी, कॉमन कैरोटिड इनोमिनेट आर्टरी लेफ्ट सब क्लेवियन दिखाई दे रही होगी। इन एरोटा और पल्मोनरी एरोटा जहां आपस में क्रॉस होते हैं, उन दोनों के मध्य में एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे हम लिगामेंटम आर्टियोसम कहते हैं देखने को मिलती है। ये लिगामेंटम आर्टियोसम एक पेशीय स्नायु से बनी हुई संरचना है जो कि दोनों
एरोटा या दोनों आर्क जिसमें पल्मोनरी आर्क और कैरोटिको सिस्टेमिक आर्क आपस में फ्यूज्ड होती है, वहाँ ये संरचना देखने को मिलती है जिसे हम लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहते हैं। भ्रूणीय अवस्था में इसी स्थान पर एक छोटी धमनी देखने को मिलती है जिसे हम डक्टस आर्टेरियोसम कहते हैं, अर्थात डक्टस आर्टेरियोसस भ्रूणीय अवस्था में इसी स्थान पर एक विशेष धमनी हमें देखने को मिलती है जिसे हम डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं या डक्टस बोटेलाई कहते हैं, अर्थात भ्रूणीय अवस्था में डक्टस बोटेलाई या डक्टस आर्टेरियोसस के द्वारा ही दोनों आलिंदों में रक्त का आवागमन होता है। वयस्क अवस्था में ये डक्टस आर्टेरियोसस लिगामेंटम आर्टेरियोसम में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात वयस्क अवस्था में जो आलिंदों के मध्य रक्त का आवागमन होता है ये पूर्णतः क्लोज्ड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था रेबिट के डोर्सल व्यू का एक फिगर जो कि आपने देखा। ये देखो कैरोटिक सिस्टमिक एरोटा नीचे चलकर डोर्सल एरोटा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है जो कि शरीर के विभिन्न भागों में प्योर ब्लड की सप्लाई करता है। अब हम बात करते हैं रेबिट के हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर की। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम ह्यूमन के हार्ट की तरह इनका इंटरनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें तो ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये राइट ऑरिकल, ये इसका लेफ्ट ऑरिकल, ये इसका राइट वेंट्रिकल, ये इसका लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम इसके आंतरिक संरचना की बात करें तो आंतरिक संरचना इसके वेंट्रल व्यू के समकक्ष दिखाई देती है। जैसे ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इनमें आपको आंतरिक संरचनाएं स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट ऑरिकल की। तो राइट ऑरिकल की साइज के बारे में मैंने बताया कि राइट ऑरिकल का साइज लेफ्ट ऑरिकल की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में उपस्थित अंतरा आलिंद पट्ट हल्का सा बाईं तरफ खिसका हुआ रहता है, जिसकी वजह से राइट ऑरिकल की साइज थोड़ी बड़ी होती है बजाय लेफ्ट ऑरिकल की। और इन दोनों आलिंदों को पृथक करने का कार्य एक थिन मस्कुलर वॉल करती है, अर्थात एक पतली पेशीय भित्ति करती है या पेशीय दीवार करती है जिसे हम अंतरा आलिंद पट्ट कहते हैं या इंटर ओरिकल सेप्टम हम कहते हैं। तो इंटर ओरिकुलर सेप्टम के द्वारा दोनों आलिंद आपस में पृथक रहते हैं। ये एक थिन मस्कुलर वाल होती है। राइट ऑरिकल की बात करें तो राइट ऑरिकल में हमें तीनों महाशिराएं आकर खुलती है जिनके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट किया जाता है, अर्थात इम्प्योर ब्लड को लाकर राइट ऑरिकल में उड़ेलने का कार्य महाशिराएं करती है। रेबिट की बात करें तो रेबिट के राइट ऑरिकल में हमें तीन महाशिराएं स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, जिनमें एक राइट प्रीकेवा, एक लेफ्ट प्रीकेवा होती है और एक पोस्ट केवा होती है। इन तीनों की ओपनिंग राइट ऑरिकल में ही हमें देखने को मिलती है। हम बात करें इन महाशिराओं की तो महाशिराओं की जहां ओपनिंग होती है वहां विशेष प्रकार के कपाट हमें देखने को मिलते हैं। हम बात करें बाईं अग्र महाशिरा की तो बाईं अग्र महाशिरा जहां खुलती है वहां एक विशेष प्रकार का कपाट जिसे हम कोरोनरी वाल्व या थिबेशियन वाल्व कहते हैं, ये उपस्थित होता है, अर्थात थिबेशियन वाल्व या कोरोनरी वाल्व बाईं प्रीकेवा या लेफ्ट प्रीकेवा की जहां ओपनिंग होती है वहां हमें देखने को मिलती है, अर्थात ये रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं। ऐसे ही जहां पश्च महाशिरा आकर खुलती है वहां भी हमें एक विशेष प्रकार का वाल देखने को मिलता है जिसे हम यूस्टेकियन कपाट कहते हैं। ये देखने को मिलता है जो कि रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने का कार्य करता है। इनके अलावा दाएं आलिंद में एक विशेष प्रकार की संरचना दिखाई दे रही होगी जो कि मैंने यहाँ मेंशन की है। ऐसे नोड की बात करें तो इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं, अर्थात हृदय का गति निर्धारक इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गति निर्धारक? क्योंकि
हार्ट बीट को इनिशिएट करने का कार्य मैमल्स में ये ऐसे नोड करता है, जो कि एक तरह से एक पेशीय रज्जु के समान संरचना है, या आप कह सकते हैं कि ये एक नोडल टिश्यू है जो कि हृदय की कार्य प्रणाली को प्रारंभ करने का कार्य करता है। तो हृदय की कार्य प्रणाली जिस नर्व इंपल्स की सहायता से या इंपल्स कंडक्शन की सहायता से शुरुआत होती है, वो ऐसे नोड करता है। अर्थात जो इंपल्स कंडक्शन को इनिशिएट करने का कार्य होता है वो ऐसे नोड करता है। ये सेल्फ एक्साइटेड होता है, अर्थात स्व उत्तेजित प्रकार की संरचना है, या इसे आप सेल्फ रेगुलेटेड भी कह सकते हैं। स्व नियंत्रित प्रकार की एक विशेष संरचना है जिनके द्वारा हृदय की कार्य प्रणाली प्रारंभ होती है, और ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखने का कार्य भी करता है। अर्थात ऐसे नोड के द्वारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाता है, जिसे हम सक्रिय विभव कहते हैं। यह सक्रिय विभव 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स जनरेट किया जाता है। इसीलिए हृदय 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स धड़कता है। अर्थात 1 मिनट में ऐसे नोड के द्वारा 72 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाता है, जिनकी सहायता से हृदय में हमें हार्ट बीट या हृदय स्पंदन देखने को मिलता है। तो जो हार्ट बीट को इनिशिएट करने का कार्य है वो ऐसे नोड करता है, जो कि एक नोडल टिश्यू है या हृदय की पेशियों से बनी हुई एक संरचना है, जो कि दाएं आलिंद के राइट साइड में अपर रीजन में देखने को मिलती है। अर्थात ऐसे नोड की विशेषता होती है कि ये दाएं आलिंद में दाईं तरफ ऊपर की तरफ स्थित होता है, जबकि एक और विशेष संरचना हमें इसी राइट ओरिकल में देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं एवी नोड। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रही होगी एवी नोड। इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, और इसे साइनो ओरिकुलर नोड कहते हैं। इसे सिरा आलिंद परु कहते हैं, और इसे आलिंद नीले परु कहते हैं, अर्थात एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड की पोजीशंस की बात करें तो ये दाएं आलिंद के लेफ्ट साइड में बॉटम की तरफ स्थित होती है। ये तो थी राइट ओरिकल के अपर साइड में राइट की तरफ, और ये है राइट ओरिकल में लेफ्ट साइड बॉटम की तरफ। तो ऐसे नोड और एवी नोड दो महत्वपूर्ण नोडल टिश्यू है या कार्डियक टिश्यू है, जो कि इंपल्स कंडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इन्हीं की सहायता से एक हार्ट की हार्ट बीट चलती रहती है, अर्थात हृदय लगातार धड़कता रहता है। इनमें हार्ट की मसल्स भी सक्रिय योगदान देती है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं जो हार्ट की मसल्स होती है वो इनवॉलंटरी या अनैच्छिक प्रकार की होती है, साथ में ये स्ट्रिएटेड या रेखित प्रकार की होती है। इसी वजह से ये लगातार जीवन बिना थके कार्य करती रहती है, जिसकी सहायता से हृदय लगातार धड़कता रहता है। तो हार्ट में पाई जाने वाली मसल्स इनवॉलंटरी होती है, स्ट्रिएटेड होती है। कार्य प्रणाली को प्रारंभ करने के लिए ऐसे नोड महत्वपूर्ण पेशीय रज्जु संरचना है, एक महत्वपूर्ण संरचना है, और ऐसे नोड के द्वारा जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाता है उसको राइट ओरिकल के बॉटम में उपस्थित संरचना एवी नोड कलेक्ट करती है, और एवी नोड से ही ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होता हुआ दोनों नीले की भित्तियों तक पहुंचता है, जिनके कारण नीलों में भी संकुचन की प्रक्रिया देखी जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे नोड और एवी नोड दोनों राइट ओरिकल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं या नोडल टिश्यू है, जिनकी सहायता से कंडक्शन सप्लाई जारी रहती है और एक हार्ट सामान्यतः लगातार क्रिया करता रहता है। अब बात करते हैं हम इसके बाएं आलिंद की। तो लेफ्ट ओरिकल की बात करें तो ये राइट ओरिकल की अपेक्षा थोड़ा छोटे आकार का होता है। यहाँ रेबिट के लेफ्ट ओरिकल की एक विशेषता होती है कि खरगोश के बाएं आलिंद में दो पल्मोनरी वेन्स आकर खुलती है, जिन्हें हम फुफ्फुसीय शिराएं कहते हैं। ये फुफ्फुसीय शिराएं दाएं आलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाने का
कार्य करती है। तो ये पल्मोनरी वेन्स आपको दिखाई दे रही होगी दो, ये दोनों पल्मोनरी वेन्स फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाकर बाएं आलिंद में उड़ेलने का कार्य करती है, जिनकी सहायता से ये प्योर ब्लड इसके लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। तो इसके बाएं आलिंद में दो पल्मोनरी वेन की सहायता से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। यहां आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि एक्सेप्शन के तौर पर ह्यूमन हार्ट है या कैट का हार्ट है या ये कोई मेमेलियन हार्ट हो, उनमें यहां दो फुफ्फुसीय सिराओं की जगह एक फुफ्फुसीय सिरा ही हमें देखने को मिलती है। अर्थात फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त लाने का कार्य रेबिट में जो पल्मोनरी वेन करती है, इनकी संख्या यहाँ दो होती है। अर्थात ये देखो आपको दो दिखाई दे रही होगी, एक अपर रीजन में होती है, एक लोअर रीजन में होती है। जबकि ह्यूमन हार्ट में या कैट के हार्ट में या अन्य मेमेलियन हार्ट की हम तुलना करें तो उनमें केवल एक फुफ्फुसीय सिरा ही शुद्ध रक्त लाने का कार्य करती है। तो यहाँ ये अपवाद स्वरूप आपको विशेष चीज ध्यान में रखनी होगी, अन्यथा ह्यूमन हार्ट और रेबिट का हार्ट बिल्कुल एक समान होता है और कार्य प्रणाली भी लगभग इनकी एक समान होती है। हम बात करें तो दोनों आलिंद एक विशेष प्रकार के पट, जिसे अंतरा आलिंद पट कहते हैं, उसके द्वारा पृथक रहते हैं। और ये अंतरा आलिंद पट एक हल्की या एक थिन मस्कुलर वाल होती है, जिनकी सहायता से दोनों आलिंद पृथक पृथक रहते हैं। अब बात करते हैं हम इनके वेंट्रिकल्स की। तो ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल की बात करें तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एक विशेष प्रकार के अंतरा नीले पट, जिसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, इसके द्वारा पृथक पृथक रहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जिनके द्वारा दोनों नीले आपस में पृथक पृथक रहते हैं। ये इसका दायां नीले है, ये इसका बायां नीले है। दाएं नीले और बाएं नीले में हमें विशेष प्रकार की पेशीय संरचनाएं देखने को मिलती है। अगर करें लेफ्ट वेंट्रिकल की तो लेफ्ट वेंट्रिकल की भित्ति राइट वेंट्रिकल की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है। हम बात करें नीले की तो आलिंदों के बॉटम में स्थित संरचना, जिसे हम एवी नोड कहते हैं, इस एवी नोड से एक पेशीय रज्जु समान संरचना निकलती है, जो कि अंतरा नीले पट से होती हुई दो शाखाओं में बढ़ती हुई इनके दोनों नीलों में पहुंचती है। यह संरचना एवी बंडल कहलाती है। यह संरचना इसकी एवी बंडल कहलाती है। ये जो दो ब्रांच होती है, ये इसकी लेफ्ट ब्रांच हो गई और ये वाली इसकी राइट ब्रांच हो गई। हम बात करें एवी नोड की तो एवी नोड से एक पेशीय रज्जु समान संरचना निकलती है, जो इनके अंतरा नीले पट से होती हुई दोनों नीलों की भित्तियों में फैल जाती है। अर्थात दो शाखाओं के रूप में ये बढ़ जाती है। ये वाली शाखा इसकी लेफ्ट ब्रांच कहलाती है, ये वाली शाखा इसकी राइट ब्रांच कहलाती है। अगर हम इसकी बात करें इस पेशीय रज्जु की तो इसे एवी बंडल कहते हैं। अर्थात ये संपूर्ण संरचना एवी बंडल कहलाती है। जो इसकी लेफ्ट और राइट ब्रांच होती है, इस लेफ्ट और राइट ब्रांच पर हमें छोटे छोटे फाइबर देखने को मिलते हैं। इन छोटे छोटे फाइबर्स को हम परकिंजे फाइबर कहते हैं। अर्थात ये जो छोटे छोटे रेशे नुमा जो संरचनाएं हमें दिखाई दे रही है, ये परकिंजे फाइबर कहलाते हैं। आपने सुना होगा ये संरचनाएं इनकी परकिंजे फाइबर कहलाती है। तो एवी बंडल जो कि दो अलग अलग शाखाओं में बट गया है, जिन्हें हम लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच कहते हैं। इन दोनों शाखाओं पर छोटे छोटे रेशे निकले हुए रहते हैं, जिन्हें हम परकिंजे फाइबर कहते हैं। इन परकिंजे फाइबर और राइट और लेफ्ट ब्रांच से मिलकर जो संरचनाएं बनती है, इसे हम कंप्लीट रूप से बंडल ऑफ
हिस कहते हैं। अर्थात ये दोनों संरचनाएं मिलकर लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच प्लस परकिंजे फाइबर मिलकर एक विशेष संरचना बनाते हैं जिसे बंडल ऑफ हिस कहते हैं। अर्थात हिस के पेशी समूह इन्हें कहा जाता है। हिस के पेशी समूह इन्हें कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जो एवी नोड से जो कंडक्शन इंपल्स आता है वो नीले की दोनों भित्तियों में। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है एवी नोड से जो इंपल्स कंडक्शन होता है वो दोनों नीलों में इन बंडल ऑफ हिस की सहायता से पहुंचता है, जिसके कारण नीलों में संकुचन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। इनके अलावा हम बात करें तो दोनों नीले आलिंदों से एक विशेष प्रकार के पट जिसे हम अंतरा आलिंद नीले पट कहते हैं, इनके द्वारा दोनों नीले दोनों आलिंदों से पृथक रहते हैं। ये अंतरा आलिंद नीले पट यहाँ उपस्थित होते हैं कहते हैं। यहाँ हमें विशेष प्रकार के वाल्व देखने को मिलते हैं जिन्हें हम बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये देखो ये बाइकस्पिड वाल्व, अर्थात यहाँ कुछ इस प्रकार की फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें हम बाइकस्पिड इसलिए कहा जाता है कि ये दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, और मिट्रल वाल्व इसलिए कहता है कि इनकी संरचना मीटर के समान होती है। तो बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व इसके लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच स्थित होते हैं। ऐसे ही हम बात करें राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो इनके मध्य पाए जाने वाले पट पर हमें तीन प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है जिन्हें हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं या त्रिवलनीय कपाट इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तीन फ्लैप में बटी हुई संरचना के समान हमें दिखाई देता है। इन्हीं वाल्व की सहायता से आलिंदों से रक्त नीलों में प्रवेश करता है। तो ये आलिंदों और नीले के पट पर उपस्थित संरचनाएं हैं। इनके अलावा हम बात करें तो इन वाल्व को बंद करने के लिए यहाँ इन्हीं पट पर एक विशेष प्रकार की पेशीय संरचनाएं हमें देखने को मिलती है। हम बात करें अंतरा आलिंद नीले पट की, तो अंतरा आलिंद नीले पट में जो वाल्व उपस्थित होते हैं, इन वाल्व को क्लोज करने का कार्य इन पर पाई जाने वाली छोटी छोटी रज्जु समान संरचना जिन्हें हम कोर्डा टेंडिनी कहते हैं, ये करती है। तो कोर्डा टेंडिनी इन वाल्व की भित्ति से ओरिजिनेट होती है, अर्थात ये कोर्डा टेंडिनी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो इनकी वाल्व पर हमें देखने को मिलती है। इन कोर्डा टेंडिनी का एक सिरा इन वाल्व से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा इनकी नीले की भित्तियों से जुड़ा हुआ रहता है। जो नीले की भित्तियों से जुड़ा हुआ सिरा रहता है इन्हें हम पेपिलरी मसल्स कहते हैं। ये पेपिलरी मसल्स नीले की भित्ति पर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ हमें विशेष प्रकार की पेशियां देखने को मिलती है जिन्हें हम पेपिलरी मसल्स कहते हैं। इन पेपिलरी मसल्स का एक सिरा कोर्डा टेंडिनी से जुड़ी हुई रहती है। यह है इसकी आंतरिक संरचना जिसमें आपको राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके अलावा पेपिलरी मसल्स जो कि नीले की भित्ति पर मौजूद होती है, बंडल ऑफ हिस जो कि एवी नोड से निकलने वाली पेशीय रज्जु समान संरचना है जो दो शाखाओं में बढ़ जाती है, लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच, और इन पर छोटे छोटे धागेनुमा संरचनाएं जिन्हें हम परकिंजे फाइबर कहते हैं। तो परकिंजे फाइबर और राइट और लेफ्ट ब्रांच मिलकर बंडल ऑफ हिस का फॉर्मेशन करती है, जिनकी सहायता से एवी नोड से आया हुआ नारो इम्पल्स नीलों की भित्ति तक पहुंचता है और नीलों में संकुचन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। इनके अलावा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व हमने देखे। इनके अलावा एसए नोड और एवी नोड जो राइट ओरिकल में पाई जाने वाली संरचनाएं हैं ये हमने देखी। प्री केवा और लेफ्ट प्री केवा, इनके अलावा पोस्ट केवा राइट ओरिकल में आकर खुलती है। इनके अलावा ये एक विशेष प्रकार की आर्क जिन्हें हम कैरिटिको सिस्टेमिक आर्क कहते हैं, जिसे हिंदी में ग्रीवा देहिक धमनी चाप कहा जाता है।
ये ग्रीवा देहिक धमनी चार आगे चलकर अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जो कि अलग अलग धमनियों के रूप में विभाजित होकर शरीर के विभिन्न भागों में रक्त की आपूर्ति करता है। इनके अलावा इसके जस्ट पीछे की तरफ हमें राइट वेंट्रिकल से निकला हुआ एक पल्मोनरी एरोटा देखने को मिलता है, जो कि फेफड़ों में अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करता है। जहां आपस में ये दोनों क्रॉस होते हैं, वहां एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे हम लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहते हैं देखने को मिलती है, जो कि इनके क्रॉस के स्थान पर हमें देखने को मिलती है। इनके अलावा आलिंद पट जो होता है, दोनों आलिंदों को पृथक करने के लिए जो अंतरा आलिंद पट होते हैं, इन अंतरा आलिंद पट पर हमें एक विशेष संरचना देखने को मिलती है जिसे हम फोसा ओवेलिस कहते हैं। ये फोसा ओवेलिस भ्रूणीय अवस्था में फोरामेन ओवेल के रूप में होती है, जिनके द्वारा आलिंदों में रक्त का आवागमन होता रहता है। जब धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो फोरामेन ओवेल फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात ये एक वेस्टिजियल संरचना है या एक अवशेषी संरचना है जिसे आप हृदय का छिद्र कह सकते हैं। कई शिशुओं में ये हृदय का फोरामेन ओवेल फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट्स ये था रेबिट के हार्ट। तो स्टूडेंट्स ये थी रेबिट के हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं रेबिट के हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में, या कैसे इनका हृदय कार्य करता है। तो हम शुरू करते हैं रेबिट के हार्ट की फिजियोलॉजी। हम कार्य प्रणाली की बात करें तो आप सब जानते हैं रेबिट का हृदय एक चतुर्कक्षीय हृदय होता है, जिनमें दोहरा परिसंचरण देखने को मिलता है, अर्थात रक्त हृदय से दो बार गुजरता है, एक बार अशुद्ध रक्त और एक बार शुद्ध रक्त। अर्थात रक्त के दो बार हृदय के भ्रमण के कारण इसे हम दोहरा परिसंचरण कह सकते हैं। हम बात करें सबसे पहले हृदय के परिसंचरण की, तो दाएं आलिंद में महाशिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त लाकर डाला जाता है, और इसी समय बाएं आलिंद में पल्मोनरी वेन्स जो कि 2 की संख्या में होती है, इनके द्वारा फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाकर बाएं आलिंद में डाला जाता है। जब दाएं आलिंद में महाशिराएं अशुद्ध रक्त डालती है, उसी समय पल्मोनरी वेन के द्वारा फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में डाला जाता है। जब दोनों आलिंदों में भराव क्षमता पूर्ण हो जाती है तो इनमें संकुचन की प्रक्रिया देखने को मिलती है, और इन संकुचन के कारण जो इनके अंतरा आलिंद नीले पट पर उपस्थित वाल्व होते हैं, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं, जिनके कारण आलिंदों से रक्त नीले में प्रवेश कर जाता है। अर्थात एक झटके में आलिंदों से संपूर्ण रक्त नीले में प्रवेश कर जाता है। जब रक्त नीले में पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाता है तो कॉर्डा टेंडिनी और पेपिलरी मसल्स की सहायता से इन वाल्व को बंद कर लिया जाता है। जब ये वाल्व बंद हो जाते हैं तो नीले में पूर्ण रूप से रक्त पहुंच जाता है, और जब नीले में भराव क्षमता पूर्ण हो जाती है तो नीले में भी सिस्टोल या संकुचन का प्रोसेस देखा जाता है, जो कि बंडल ऑफ हिस की सहायता से जो नर्व इंपल्स जनरेट होता है, इनके कारण इनमें भी संकुचन का प्रोसेस देखा जाता है। और जब नीले में संकुचन होता है तो नीलों में उपस्थित कैरोटिक सिस्टेमिक आर्क और पल्मोनरी आर्क की ओपनिंग पर उपस्थित सेमिलुनार वाल्व, जिन्हें एसएलवी कहते हैं, ये सेमिलुनार वाल्व ओपन हो जाते हैं। अर्थात आपको बता दूं कि जो कैरोटिक सिस्टेमिक आर्क है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, और ऐसे ही जो पल्मोनरी आर्क होता है वो इसके राइट वेंट्रिकल में खुलता है। तो ये प्रक्रिया प्रारंभ होते ही जो पल्मोनरी आर्क और कैरोटिक सिस्टेमिक आर्क है, जो कि दाएं नीले और बाएं नीले से निकलते हैं, इनकी ओपनिंग पर उपस्थित सेमिलुनार वाल्व, जिन्हें एसएलवी कहते हैं, ये सेमिलुनार वाल्व 3-3 की संख्या में मौजूद होते हैं। ये खुल जाते हैं, और ये सेमिलुनार वाल्व जब ओपन होते हैं तो नीले में आया हुआ रक्त राइट वेंट्रिकल से तो लंग्स में ले जाया जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो पल्मोनरी आर्क
और कैरोटिक सिस्टेमिक आर्क होता है, उनकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार होती है। जैसे ये पल्मोनरी आर्क है जो इसके राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है, और ये कैरोटिक सिस्टेमिक आर्क है जो इसके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है। तो जहां इन दोनों की ओपनिंग होती है वहां छोटे छोटे से तीन तीन वाल्व देखने को मिलते हैं। तो ये तीन तीन जो वाल्व होते हैं इनकी शेप सेमिलुनार टाइप होती है, अर्थात अर्धचंद्राकार प्रकृति के ये होते हैं। जब नीले में संकुचन होता है तो ये वाल्व खुल जाते हैं, जिनकी सहायता से पल्मोनरी चाप और कैरोटिक सिस्टेमिक आर्क, जिसे ग्रीवादेहिक धमनी चाप कहते हैं, ये खुल जाते हैं और इनके द्वारा अशुद्ध और शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्क के द्वारा अशुद्ध रक्त फेफड़ों में चला जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कैरोटिक सिस्टेमिक आर्क, जिसे एरोटा कहते हैं, इनके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार एक हृदय में दोहरा परिसंचरण कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा हार्ट ऑफ रैबिट या ओरिक्टोलेगस के हृदय की संरचना और कार्यप्रणाली, जिनमें एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देखे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने डोर्सल व्यू देखा, इसके साथ साथ हमने हृदय की कार्यप्रणाली को भी काफ़ी अच्छी तरीके से सरल शब्दों में समझने की कोशिश की है। मैं आपको फिर से बता दूं स्टूडेंट्स कि रैबिट का हार्ट ह्यूमन के हार्ट के समान संरचना रखता है और कार्यप्रणाली भी लगभग 100% इनके समान ही होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको रैबिट के हार्ट की स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी अगर समझ आ गई होगी तो आपको ह्यूमन हार्ट की फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चर को समझने में काफ़ी सहूलियत रहेगी। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि आपने रैबिट के हार्ट के स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी को समझ लिया है, तो ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी को भी आपने समझ लिया है। हमने इस लेक्चर में रैबिट के हार्ट की इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ साथ फिजियोलॉजी को समझा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, और साथ में अगर आप मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेस पर नए हैं तो इसके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में इसके रिंग बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।